अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं एंटीबायोटिक पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप एंटीबायोटिक को देखेंगे तो एंटीबायोटिक्स के जो डिविज़न्स होते हैं उसमें सबसे पहला डिवीज़न सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर का होता है, जिसमें ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को नहीं बनने देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का या तो ग्रोथ रुक जाता है या फिर बैक्टीरिया एक्सपायर डेट कर जाता है। इसके अंतर्गत अगर आप एंटीबायोटिक देखेंगे तो सबसे पहले फास्फोमाइसिन्स आता है, फिर बीटा लैक्टेम आता है, फिर बेसिट्रासिन आता है, उसके बाद साइक्लोसेरिन, उसके बाद वैनकोमाइसिन्स। ये पांचों एंटीबायोटिक जो होते हैं वो बीटा यानी कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं। सेल वॉल बैक्टीरिया के सेल वॉल को बनने नहीं देते हैं। अगर इसमें फास्फोमाइसिन्स को देखें तो इसका ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ यूटीआई के अंदर इसको दे सकते हैं, माइल्ड यूटीआई है अगर। इसके बाद आप बीटा लैक्टेम पढ़ेंगे। बीटा लैक्टेम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स हमें पढ़ने का मतलब ज़रूरी होता है। उसके बाद देखेंगे तो बेसिट्रासिन्स चूँकि ये टॉक्सिक होता है इसलिए इसका लोकली इस्तेमाल करते हैं, इसका ओरली इस्तेमाल नहीं करते हैं, लोकली इस्तेमाल करते हैं। म्यूप्रोसिन आप नाम सुने होंगे, म्यूप्रोसिन जो ऑइंटमेंट आता है ये भी इसी ग्रुप की दवा है। उसके बाद साइक्लोसेरिन्स जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस के अंदर यूज़ होता है, टीबी में साइक्लोसेरिन का इस्तेमाल होता है। वैनकोमाइसिन्स इसकी अलग एक क्लासिफिकेशन से वो बाद में मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो एंटीबायोटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमको पढ़ना क्या है कि बीटा लैक्टेम पढ़ना है। बीटा लैक्टेम के 4 ग्रुप होते हैं, यानी कि पेनिसिलिन, सिफाइलोस्पोरिन एंड कार्बापेनम, मोनोबैक्टम। ये चारों के चारों ग्रुप जो होते हैं ये बीटा लैक्टेम के अंतर्गत आते हैं। बीटा लैक्टेम का नाम बीटा लैक्टेम क्यों पड़ा? इसके अंदर जो रिंग होता है ये एक बीटा रिंग होता है, जो मैंने ये राउंड किया है ये बीटा रिंग है। इसके बाद एक दूसरा ये रिंग होता है। बीटा रिंग जो होता है वो सबके अंदर पाया जाता है, ये पेनिसिलिन के अंदर भी पाया जाएगा, सिफाइलोस्पोरिन के अंदर भी पाया जाएगा, कार्बापेन के अंदर पाया जाएगा, मोनोबैक्टम के अंदर भी पाया जाएगा। इसके प्रमाण जो दूसरा रिंग होता है वो सबके अंदर अलग अलग किस्म की क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं। ये रिंग डिफ़र होता है सबके अंदर, इसी के हिसाब से उसका नाम या उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ये रिंग डिफ़र होता है, बीटा रिंग सबके अंदर पाया जाता है। अगर आप आगे देखेंगे तो सबसे पहली जो पेनिसिलिन है, सबसे पहली नेचुरल पेनिसिलिन जो पेनिसिलिन जी बनी थी, जिसको बेंजील पेनिसिलिन भी कहते हैं। बेंजीन पेनिसिलिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो नहीं बोल सकते इसको, और ये शॉर्ट एक्टिंग होती है और इसका स्पेक्ट्रम भी नैरो होता है। इसके साथ साथ ये ओरली इसको मतलब यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये HCl के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद दूसरी थिंग से ये इसका रेजिस्टेंस भी बहुत जल्दी कर देता है। अब ये पेनिसिलिन इफ़ेक्टिव तो था लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, शॉर्ट एक्टिंग है तो हमको शॉर्ट एक्टिंग से इसको लॉन्ग एक्टिंग बनाना है। स्पेक्ट्रम वेरी नैरो है तो इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनाना है। रेजिस्टेंस डेवलप करता है तो रेजिस्टेंस डेवलप को ख़त्म करना है हमको। इस तरह से आगे आप पढ़ेंगे कैसे कैसे डेवलप होते गया और नए नए पेनिसिलिन्स आते गए। अब सबसे पहली जो पेनिसिलिन ओरल एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन बनाया गया, क्योंकि ओरली पेनिसिलिन से यानी पेनिसिलिन बेंजिल पेनिसिलिन जी जो थी वो ओरल नहीं दे सकते थे, HCl उसको डिस्ट्रॉय कर देता था, तो हमको ओरल एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन बनाना पड़ा, जिसमें फेनॉक्सी पेनिसिलिन, फेनॉक्सी मेथाइल पेनिसिलिन, ऑक्सासेलिन, डाइक्लॉक्सासेलिन्स एंड क्लॉक्सासेलिन्स, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, ये सारी की सारी पेनिसिलिन जो होती हैं एसिड रेजिस्टेंस होती हैं, यानी स्टमक के एसिड का HCl का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब दूसरा ज़रूरी काम यह है कि हमको इसको लॉन्ग एक्टिंग बनाना है। लॉन्ग एक्टिंग बनाने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसके अंदर प्रोबेनिसिड ड्रग ये दिया, यानी पेनिसिलिन देने के बाद इसको दिया जाता था, जिससे ये क्या करता था
कि पेनिसिलिन का सिक्रीशंस यानी ट्यूबुलर सिक्रीशंस को रोक देता था, जिससे ये बॉडी में बहुत देर तक जमी रहती थी और उसके बाद ये लॉन्ग एक्टिंग बन जाती थी। सेकेंड थिंग्स, लॉन्ग एक्टिंग बनाने का दूसरा ज़रिया ये हुआ कि इसको डेपो प्रिपरेशंस किया गया। डेपो प्रिपरेशंस में बेंजाथीन ऐड किया गया और प्रोकेन ऐड किया गया। ये बेंजाथीन पेनिसिलिन बनाया गया, प्रोकेन पेनिसिलिन बनाया गया। इसको आईएम यूज़ करते थे। आईएम यूज़ करना है, आईवी यूज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ये बेंजीथीन या प्रोकेन मिलाने से ये आईएम के यानी मसल्स के अंदर बहुत देर तक जमा रहता है और धीरे धीरे ये ब्लड में शामिल होता है और उसके बाद उसका इफ़ेक्ट आता है, यानी एक बैग ये ब्लड में नहीं जाता है, जिससे ये लॉन्ग एक्टिंग बन जाता है। इसलिए अगर इसको आईवी दिया जाता तो ये डायरेक्ट ब्लड में चले जाता है और सिक्रीट हो जाता, लॉन्ग एक्टिंग नहीं बन पाता। इसीलिए बेंजीथीन पेनिसिलिन और प्रोकेन पेनिसिलिन को हमेशा आईएम देना चाहिए, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस देना रहता है। उसके बाद अगर देखेंगे हाउ टू इम्प्रूव स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को कैसे इम्प्रूव किया गया। नया एंटीबायोटिक आया है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, जिसमें एम्पिसिलिन और एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, कार्बासिलिन, टिकारसिलिन और मैक्लोसिलिन, एजलोसिलिन एंड पिप्रासिलिन, जिसमें से एमॉक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन एंड पिप्रासिलिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है। जो आप लोग हॉस्पिटल्स में भी पिप्रासिलिन पिप्टाज नाम से आता है, बहुत इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस को ख़त्म करना है। अब रेजिस्टेंस को कैसे ख़त्म करना है, बैक्टीरिया रजिस्ट क्यों कर जाता है इस एंटीबायोटिक से, तो इसको मैं बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया क्या करता है, एक पेनिसिलिनेज एंजाइम बनाता है, पेनिसिलिनेज, जिसको बीटा लैक्टेमेज एंजाइम भी कहते हैं। ये एंजाइम क्या करता था, ये पेनिसिलिन जी के जो बीटा रिंग होता है, पेनिसिलिन जी में जो बीटा रिंग होता है, एक रिंग बीटा होता है, इसको तोड़ देता है। जब बीटा रिंग टूट जाएगी तो पेनिसिलिन जी का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव। जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो इसका काम नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, इसको इनएक्टिव कौन कर रहा है, पेनिसिलिनेज यानी बीटा लैक्टेमेज एंजाइम इनएक्टिव कर रहा है। अगर हम इस एंजाइम को ही इनएक्टिव कर दें तो ये पेनिसिलिन जी को इनएक्टिव नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि सबसे पहले क्लेविक्लोनिक एसिड बना, क्लेविलोनिक एसिड, सल्बैक्टम, टैज़ोबैक्टम, ये 3 दवाएं बनाई। ये तीनों दवाएं क्या करती हैं, बीटा लैक्टेमेज को इनहिबिट कर देती हैं। जिस एंजाइम से बीटा रिंग टूट जाता था उस एंजाइम को ही इनएक्टिव कर देती हैं। और ये क्लेविनिक एसिड किस में इस्तेमाल करते हैं, हम एमॉक्सिसिलिन के साथ इस्तेमाल करते हैं, एमॉक्सिसिलिन। सल्बैक्टम एम्पिसिलिन के साथ इस्तेमाल करते हैं, एम्पिसिलिन। टैज़ोबैक्टम हम इस्तेमाल कर सकते हैं पिप्रासिलिन के साथ, पिप्रासिलिन। इस तरह से ये दवा मिलाने के बाद ये स्पेक्ट्रम यानी कि ये बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर का काम किया और इसका जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस ख़त्म हो गया। लेकिन बैक्टीरिया बेवकूफ़ नहीं है, बैक्टीरिया अलग अलग किस्म के रेजिस्टेंस पैदा करती रहती है। इसके बाद क्या हुआ कि एक पेनिसिलिन जो ओरल पेनिसिलिन हमने बनाया था, पेनिसिलिन इन रेजिस्टेंस, ये पेनिसिलिन ये डायरेक्ट वो एंजाइम के रेजिस्ट होती, मतलब एंजाइम को इनहिबिट करती है, यानी इसको पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन भी बोलते हैं। जैसे क्लॉक्सासिलिन था, ऑक्सासिलिन, नेफिसिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन एंड मेथिसिलिन, ये सब एंटीबायोटिक जो हैं ये HCl भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है और ये पेनिसिलिनेज एंजाइम भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। तो ये सारे के सारे एंटीबायोटिक हम ओरली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेथिसिलिन भी एक बैक्टीरिया है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस, जिसको MRSA बैक्टीरिया कहते हैं, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस आरियस, ये मेथिसिलिन को भी रेजिस्ट कर गया। तो मेथिसिलिन इसमें और भी कोई भी बीटा लैक्टेम इसको इस बैक्टीरिया को मार नहीं पाती है, इसमें कोई बीटा लैक्टेम का असर नहीं होता है।
इस तरह से नए नए बैक्टीरिया ईजाद होते गए। और अगर आप आगे देखेंगे तो एलर्जी में ये मोस्ट कॉमन एलर्जी जो होती है ये एनाफाइलेक्सिस पैदा करता है। IgE मीडिएटेड एनाफाइलेक्सिस होती है, IgE मीडिएटेड एनाफाइलेक्सिस होती है, जिसमें सीवियर एनाफाइलेक्सिस होने के बाद पेशेंट की मौत हो जाती है। इसलिए पेनिसिलिन जब भी दें तो स्किन टेस्ट देकर ही देना चाहिए। इस पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़की थी जिसको 4 इंजेक्शन दिया गया पेनिसिलिन का। फर्स्ट टाइम टेस्ट डोज किया गया, उसके बाद उसको रिएक्शंस नहीं हुआ, तो उनको लगा, डॉक्टर को लगा कि ये रिएक्शंस नहीं होता है, एक बार रिएक्शंस नहीं हुआ तो दोबारा नहीं होगा। 4 इंजेक्शंस जाने के बाद 5वें इंजेक्शन में सडन वो लड़की एनाफाइलेक्सिस में गई एंड कोलैप्स हो गई, वो एक्सपायर हो गई। इसीलिए जब भी पेनिसिलिन दिया जाए तब भी टेस्ट करना ज़रूरी होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे टेस्ट डोज दे रहे हैं, वहाँ पे इरिदीमा हुआ, रेडनेस हो गया, तो वो पेनिसिलिन उसको रिएक्शन कर रहा है, उसको नहीं देना चाहिए। और अगर एक भी पेनिसिलिन दवा की रिएक्शंस आते हैं तो जाहिर है दूसरे पेनिसिलिन से भी रिएक्शंस आ सकता है, इसलिए दूसरे पेनिसिलिन देने को भी अवॉइड किया जाए। उसके बाद अगर इसका यूजेस देखेंगे तो यूजेस में लिस्टीरिया में यूज़ करते हैं, एक्टिनोमाइकोसिस में यूज़ करते हैं, सिफिलिस में यूज़ करते हैं। सिफिलिस में इसका यूज़ इस तरह होता है, अगर अर्ली सिफिलिस है तो इसमें 2.4 मिलियन यूनिट सिंगल डोज देते हैं, सिंगल डोज IM बेंजाथिन पेनिसिलिन का। और अगर लेट है, टाइप के हिसाब से अगर लेट है तो इसको 3 डोज दिया जाता है, 2.5 मिलियन यूनिट IM 3 वीक्स, यानी 1 वीक में देंगे, फिर 2nd वीक में, फिर 3rd वीक में, तीनों वीक में दिया जाएगा, तो ये लेट। लेकिन अगर न्यूरोसिफिलिस है तो न्यूरोसिफिलिस में इसका कोई रोल नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये पेनिसिलिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। जब ये क्रॉस ही नहीं करेगा तो न्यूरोसिफिलिस में इस्तेमाल करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो ये याद रखना कि न्यूरोसिफिलिस में इसका कोई रोल नहीं है, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। टेटनस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस में बहुत इम्पॉर्टेंट दवा है, मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ड्रग ऑफ चॉइस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा कि ये न्यूरोसिफिलिस में इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, लेकिन मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस में कैसे असर करेगा, दिमाग के अंदर कैसे पहुंचेगा? इसकी वजह ये होती है दोस्तों कि ब्लड ब्रेन बैरियर मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस में डिस्ट्रॉय हो जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो पेनिसिलिन बहुत आसानी से दिमाग के अंदर पहुंच जाएगी और मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए बैक्टीरिया को मार देगी, जिससे बहुत रिलीफ हो जाता है। अब मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस है कि नहीं है ये हम CSF का जब जांच करेंगे, कल्चर करेंगे, तभी मालूम पड़ेगा हमको। तो जब तक कि कल्चर नहीं करते हैं हम सेफ्ट्राइक्सोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ्ट्राइक्सोन ये एम्पायरिकल थेरेपी होती है जब तक कि तुम्हारे पास रिज़ल्ट ना आए, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन और ख़राब ना हो, इसलिए सेफ्ट्राइक्सोन स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके बाद जब रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद पेनिसिलिन का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड थिंग, गोनोकोकल में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया से रजिस्ट कर जाते हैं। तो सेफ्ट्राइक्सोन का अगर ड्रग ऑफ चॉइस देखेंगे तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस भी गोनोकोकल का सेफ्ट्राइक्सोन ही होता है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ कर सकते हैं। आगे इस तरह से दोस्तों ये लेक्चर एंटीबायोटिक का जो पेनिसिलिन ग्रुप का दवाएं थी ये समाप्त होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर मैं सिफाइलोस्पोरिन पे बनाऊंगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।